आप सभी का टेक्स्ट नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ये है आपका सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों और लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। भाषा शिक्षण के संबंध में बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविताओं के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों भाषा शिक्षण के संबंध में बहुभाषी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें दोस्तों सभी बच्चे जो होते हैं उसमें बहुत ही कर सकते हैं कि बहुत ही भाषाओं के साथ लैस होते हैं। ठीक है, कोई बच्चा जो है अवधी बोलता है तो कोई भोजपुरी बोलता है, कोई खड़ी हिंदी, कोई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि बहुभाषी कक्षा में सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा से लैस होते हैं। तो सभी बच्चों को, शिक्षक को ये चाहिए कि जो भाषा शिक्षण होता है उसके संदर्भ ये चाहिए कि सभी बच्चों को अपनी अपनी जो भाषा है उसको बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ताकि जो भाषा है, भाषा जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें अति शुद्धता हो, मतलब शुद्ध तरीके से हो, मतलब उसमें कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं हो, इसलिए व्याकरण सिखाया जाता है। व्याकरण के द्वारा ये दोस्तों जो आपके चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, व्याकरण के जरिए उसमें भी सुधार किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें व्याकरण के द्वारा ही हो पाती हैं कि व्याकरण जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा को शुद्ध लिखने में, ठीक है, या शुद्ध वाचन करने में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि अनुसार और अनुनासिक का प्रयोग संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, अनुनासिक के नियम बताकर। तो अनुसार और अनुनासिक का प्रयोग संबंधित त्रुटियां हैं उसको दूर तभी किया जा सकता है जब शिक्षक उसका स्वयं उच्चारण करेगा। उन शब्दों को दोस्तों जितना ज़्यादा उच्चारण करेगा या इतना ज़्यादा अभ्यास बच्चों को करवाएगा उतने ज़्यादा उसमें जो गलतियां हो रही हैं या उसमें जो त्रुटियां हो रही हैं उसको दूर किया सकता है। ठीक है, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी हिस्से होते हैं। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाते हुए अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वे सीख पाएंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश जो होते हैं अगली कक्षा के लिए अनिवार्य या बुनियादी हिस्से होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने पहली कक्षा में सीखा जोड़ना सीखा, फिर आगे चलेंगे तो घटाना सीखा, ठीक है, फिर आगे चल के यही सब सारी चीज़ें मिल के एक हो जाती हैं। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो कहीं न कहीं जो पिछली कक्षा में सीखे होते हैं उसका कुछ भाग जो होता है अगली कक्षा में ज़रूर इफेक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे देखते हैं कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उनमें कल्पना शक्ति का अभाव। दोस्तों अगर कोई बच्चा जो है वो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है जिसको वो याद किया है, तो इसका मतलब है उसमें जो कल्पना शक्ति है या सृजनात्मकता जो है दोस्तों, जो उसके सोचने की क्षमता है, वो सारी चीज़ें दोस्तों कहीं न कहीं उसका अभाव है या कम है। कल्पनाशीलता का भी अभाव, इस कारण से वो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे पाती है जिसको उसने याद कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो आपको बता दें कि सभी प्रकार से, चाहे बच्चे जो होते हैं कुछ बच्चे पढ़कर सीख लेते हैं तो कुछ सिर्फ कुछ चीज़ों को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, देखकर सीख लेते हैं, ठीक है, तो या क्रिया करके। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है।
लेखन क्षमता, प्रतिवेदन लिखना, भाषण देना, संप्रेषण करना। तो भाषा का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो ये होता है कि संप्रेषण करना, मतलब हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख सकें और उसकी बात खुद, उसकी जो बातें हैं उसको खुद समझ सकें। तो यही मेन काम होता है भाषा का, ठीक है। तो संप्रेषण करना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि निर्देश दिया गया, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। अब चलिए गद्य पढ़ते हैं पूरा। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने की संप्रेषण कला होती है। देखिए संप्रेषण कला क्या होती है। प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को जो व्यक्त करने की कला होती है वही क्या होता है, संप्रेषण कला होता है। इस संप्रेषण कला का निखार कैसे होता सकता है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किससे, निरंतर अभ्यास से। तो संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अभ्यास से होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। वाक्य का वाच्य, वाच्य दोस्तों मुख्यतः तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। और जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, जहाँ पे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म की प्रधानता है, ठीक है। और जहाँ पे न तो कर्ता न तो कर्म की प्रधानता हो, वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे दोस्तों भाव प्रधान है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, जापानी, फारसी, चीनी, अरबी। तो हिंदी जो है दोस्तों आप बता दें कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे चीनी लिखा होता और पूछ लेता किस भाषा का शब्द है, तो चीनी स्वयं ही चीनी भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, आशुभाषण, श्रुतलेख या सुलेख। तो आपको बता दें दोस्तों शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख या सुलेख सभी क्या होते हैं, लिखित अभिव्यक्ति के रूप होते हैं, लिखित अभिव्यक्ति के रूप होते हैं। जबकि यहाँ पे आशुभाषण जो होता है वो क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो होती हैं वो बोल के अभिव्यक्त की जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक कौन से। इसमें दोस्तों आपको महाप्राण व्यंजक पता करना है। तो आपको बता दें किसी भी वर्ग का, जैसे यहाँ पे क वर्ग लिखा होता, तो किसी भी वर्ग का जो दूसरा और आपका जो चौथा वर्ण है ये क्या होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महाप्राण वर्ण किस में है, दूसरा वर्ण। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा वर्ण आ गया, यहाँ पे पहला वर्ण आ गया, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ख छ ट त जो ये दोस्तों ये क्या है, आपका महाप्राण वर्ण है। और अल्पप्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। उसके अलावा यर अलावा भी क्या होता है, आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में इसके अंतर्गत, इसके अलावा स ख श जो होता है आपके दोस्तों क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं कि जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है और समास जो होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जब प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, और द्वितीय पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और कर्मधारय समास जब प्रथम पद और द्वितीय पद में दोस्तों विशेष या विशेषण का लोप हो तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और शब्द का विखंडन करने पर वहाँ पे है जो या के समान शब्द आए बीच में तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ पे नील कमल लिखा होता तो नीला है कमल जो, ठीक है, नील कमल,
तत्पुरुष समास जहाँ पे शब्द का विखंडन करने पे वहाँ पे कोई भी कारक शब्द का लोप हो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं और क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आवट, अट, आर या हार। तो यहाँ पे दोस्तों लिखावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके बीच में, आकाश पाताल के बीच में ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपको बता दें कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे एक बिंदी लगी होती है, इसको क्या कहते हैं, विस्मदाय बोधक कहते हैं। इस तरीके का जो होता है क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए